हेलो स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में, जो कि सिविक्स का है। इससे रिलेटेड कुछ पार्ट्स हम पहले अपलोड कर चुके हैं। आई होप तो कि आपने वो देखे होंगे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। जैसा कि हम पिछले अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्शन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, इलेक्शन की हमें नीड क्यों है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं और ये भी देख चुके हैं कि इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है वो किस तरीके का है, कि किस तरीके से इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें अब तक हमने देखी। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किस चीज को लेकर, कि जब इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं ना, उनमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमने देखा कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन होते हैं उसमें एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी होती है। वो भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने एक डर की वजह से, या फिर कह सकते हो उनको चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ग्रुप्स को क्या है आगे आने वाले टाइम पीरियड में इलेक्शंस में सही तरीके से क्या है पार्टिसिपेट करने का मौका ना मिल पाए। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, जो कुछ ग्रुप्स थे लाइक SC ST, उनके लिए कुछ पर्सन ऑफ सीट्स क्या कर दी, रिजर्व कर दी थी। उसके बाद अगर हम कहें तो लोकल लेवल्स पे भी क्या है, लाइक OBC एंड विमेंस के लिए भी क्या है जो रिजर्वेशन है वो हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से और कौन कौन से जो फॉर्मेट है, जो चीजें हैं वो की जाती है ना इलेक्शन से पहले, अब हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वोटर्स लिस्ट। क्लियर? जब भी कहीं पर इलेक्शन होते हैं किसी भी कंट्री में, तो वहां पर क्या एक तरीके से आपको ये पता लगा कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड होती हैं कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है। तो उसमें आपने देखा था कि हमारी जो कंट्री है उसको हमने क्या किया हुआ है, अराउंड 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया हुआ है, अगर हम लोकसभा के इलेक्शन की बात करें तो। क्लियर? तो इस तरीके से क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड होने के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि डेमोक्रेसी के अंदर कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता। दैट मीन्स कि वोटर लिस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि अगर हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये भी हो जाती है कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है हर कंट्री में वोट देने का। किसी में कहीं पर 18 एक एज क्राइटेरिया है, कहीं पर 25 हो सकता है, जैसे पहले 25 था फिर 18 कर दिया गया। तो जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं, क्या उन सब का नाम इलेक्शन से पहले अपडेट किया गया है या फिर नहीं किया गया, उनका नाम लिस्ट में है या फिर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो इसको लेकर क्या किया जाता है, एक लिस्ट बनाई जाती है जिसको हम ऑफिशियली कहें तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल रोल बोलते हैं। जनरल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो नॉर्मली हम कॉमनली उसको जानते हैं वोटर्स लिस्ट के नाम से। तो एक वोटर्स लिस्ट प्रिपेयर की जाती है किसी भी इलेक्शन से पहले, जिससे कि क्या है कि उस कंट्री में रहने वाला हर एक नागरिक जो भी एलिजिबल है उन सब का नाम उसके अंदर हो। क्लियर? तो इसी चीज को लेकर क्या है, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में कुछ एक एस्पेक्ट होते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं इस वोटर लिस्ट को बनाने के लिए को लेकर भी। वो क्या है, पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिए कि किसी भी कंट्री में जहां पर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहां पर हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है अपने कैंडिडेट, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुनने की, कि कौन अपने जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि उनके बिहाफ पे कौन है जो डिसीजन लेगा। ये हर व्यक्ति को इक्वल चॉइस होती है, कोई पार्शियलिटी नहीं होती कि कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई मैन है, कोई वुमेन है, ठीक है ना। तो कौन ब्लैक है, कौन व्हाइट है, तो ऐसे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किए जाते, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। इसी चीज को लेकर एक प्रिंसिपल है जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का है, कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंगली क्या है, हर व्यक्ति को, दैट मीन्स वन वोट, ईच वोट इक्वल है सभी की बराबर। दैट मीन्स कि वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, कि किसी भी की वोट का कोई ज्यादा कम इवैल्यूएशन नहीं होगा, सबकी वोट बराबर है। कोई रिच है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी वोट को ज्यादा वैल्यू देंगे, कोई पुअर है तो उसकी वोट को वैल्यू नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है कि सभी की वोट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी। इसके अलावा क्या है कि किसी भी व्यक्ति को आप वोट देने से मना नहीं कर सकते, स्पेशल केस अगर कोई है तो, ठीक है ना। उसके लिए आपको एक कहते हैं एक तरीके से गुड रीजन देना पड़ेगा, एक ऑथेंटिक कारण होना चाहिए जब अगर आप किसी को डिनाई कर रहे हो वोट देने से, ठीक है ना, मतलब उसको आप वोट देने से अगर रोक रहे हैं तो कोई ऑथेंटिक कारण हो। इसके अलावा क्या है, हर व्यक्ति को क्या है जो डिसीजन मेकिंग होती है किसी भी कंट्री को लेकर, तो उसका एक तरीके से कह सकते हो कि वो डिजर्व करते हैं कि सभी को क्या है इक्वली किसी भी चीज को यस या नो कहने की पावर होनी चाहिए, सबको बराबर, और उनका जो डिसीजन है वो क्या करे चीजों को इफेक्ट करता हो। अगर मैं हमारे कंट्री की बात करूं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, तो हमारे कंट्री में क्या होता है,
जितने भी व्यक्ति 18 साल या 18 से ज्यादा के हैं उन सभी को इलेक्शंस में वोट देने का अधिकार होता है। दैट मीन्स कि हर एक जो वोटर है जिसकी की एज 18 या 18 से ज्यादा है वो इलेक्शंस में वोट डाल सकता है। इसके अलावा क्या है, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, कलर, जेंडर, किसी भी बेस पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको इक्वली ट्रीट दिया जाएगा। सबको बराबर अधिकार है राइट टू वोट का। क्लियर? हाँ, बट सम केसेस में अगर कोई क्रिमिनल है, कोई ऐसा पर्सन है जो कि एक तरीके से कह सकते हो कि अनसाउंड है, दैट मीन्स कि मेंटली हो सकता है, कई बार को थोड़ा अनसाउंड है, हाँ, उनको कुछ केसेस में हम वोट देने से डिनाई कर सकते हैं। कई बार हो सकता है उनको वोट देने का अधिकार ना दिया जाए, बट ऐसा बहुत रेयर सिचुएशन में होता है, हमेशा नहीं होता, हर किसी को नहीं होता। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आप कोई भी थोड़ा बहुत भी अगर फिजिकली चैलेंज है तो उनको आप रोक सकते हैं वोट देने से। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं होगा। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, वो गवर्नमेंट की होती है कि गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना है कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं क्या उन सबका नाम वोटर्स लिस्ट में है या नहीं है। जैसे कि अभी रिसेंटली अगर हम कहें, आपको पता है यूपी में, पंजाब में, गोवा में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वहां की क्या है, इलेक्शन कमीशन की, वहां की गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि उन सबका नाम, वहां रहने वाले जितने भी एलिजिबल जो वोटर्स हैं उनका नाम लिस्ट में हो। क्लियर? इसी को लेकर के अगर कोई, जैसे कोई व्यक्ति है, नए लोगों का नाम ऐड करना, किसी की डेथ हो गई है तो उसका नाम हटा देना, किसी ने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अपने आप को शिफ्ट कर लिया है तो उनका नाम क्या है, चेंज करना, मतलब वहां से हटाकर दूसरी जगह के नाम में डालना। तो दैट मीन्स कि इलेक्शन से पहले लिस्ट क्या होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए। ये वहां की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी चीज को देखते हुए एक नया सिस्टम यहाँ पे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसको बोलते हैं इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एपिक। ठीक है ना? एपिक भी गल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, अब आप देखते होंगे आपकी फैमिली में भी जो एल्डर्स हैं, वो बड़े जो लोग हैं वो वोट देते हैं, तो उनके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है, वोटर आई कार्ड, जिसमें उनकी फोटो लगी होती है। पहले उस पर फोटो नहीं होती थी, अब एक फोटो वाला आइडेंटिटी कार्ड यूज किया जाता है। बट ऐसा कंपल्शन नहीं है कि अगर आप वो आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाओगे, वोटर आईडी कार्ड, तो ही आप वोट दे सकते हो। आप उसके अलावा भी अपना कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ ले जा सकते हो, लाइक राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी, लाइक पैन कार्ड, और आप अपनी वोट डाल सकते हैं। तो ये आप मान लीजिए कि आपको अगर इंडिया में रहकर वोट डालनी है तो आपके पास अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, तो आप वोट डाल सकते हो। तो आपको समझ आया कि किस तरीके से जो वोटर लिस्ट है वो प्रिपेयर की जाती है और गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? अब बात आती है नेक्स्ट की नॉमिनेशन कैसे होगी, कौन कैंडिडेट्स हैं जो खड़े होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। तो नॉमिनेशन का क्या क्राइटेरिया है ना, अब उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम नॉमिनेशन की बात करें तो कोई भी व्यक्ति, हमारे अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं, किसी भी कंट्री की, तो कोई भी व्यक्ति वोट देने के साथ साथ, दैट मीन्स वोटर होने के साथ साथ कैंडिडेट बनकर इलेक्शन भी लड़ सकता है। क्लियर? और डेमोक्रेटिक इलेक्शन में किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इलेक्शन कंटेस्ट करने को लेकर। ठीक है ना? कोई किसी को नहीं रोक सकता। बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि वोट देने के लिए हमारे कंट्री में जो उम्र है कम से कम आपकी 18 साल होनी चाहिए, बट एज अ कैंडिडेट आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 25 साल। तो अगर आप 25 साल के हैं उससे ज्यादा है तो आप खुद भी एज अ कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज आती है कंडीशन कि आपके ऊपर कोई एक्सट्रीम क्रिमिनल केस ना हो। उस कंडीशन में अगर आपके पास कोई, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस लगा हुआ है तो भी आपको कैंडिडेट बनने से रोका जा सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नहीं रोका जाएगा। इसी चीज को लेकर क्या है, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है कि उनकी पार्टी से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन खड़ा होगा। तो आप देखते होंगे ना कि हर पार्टी के अलग अलग लीडर्स खड़े होते हैं और फिर उनके बीच में कॉम्पिटिशन होता है कि किसको वोट ज्यादा मिलेंगे, और जिस पार्टी के कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिलते हैं वही अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेता है। तो हर एक पार्टी क्या करती है, अपने कुछ कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन करती है, उनको फिर अपनी तरफ से पार्टी का सिंबल देती है और साथ साथ सपोर्ट भी देती है। सपोर्ट दैट मीन्स की उनको फंडिंग देती है, कैंपेनिंग में हेल्प करती है, अलग अलग जगह पे जाकर रैलियां करने में, तो ये सारी चीजें करने में उनको हेल्प करते हैं। तो इस चीज को लेकर क्या है, जिस कैंडिडेट को नॉमिनेट पार्टी करती है ना, उस कैंडिडेट को क्या करना पड़ता है, एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं नॉमिनेशन फॉर्म, या फिर एक तरीके से जब क्या है पार्टी ने उसको क्या सेलेक्ट कर लिया तो पार्टी उसको क्या देती है, एक पार्टी टिकट देती है। उसके बाद वो नॉमिनेशन फॉर्म फिल करता है और कुछ पैसे भी जमा करने पड़ते हैं जिसको हम सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है? कौन करता है ये सारी चीजें, जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। इसके बाद आती है बात कि एक नया सिस्टम डिक्लेरेशन का हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, जिसमें कि कुछ एक चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी व्यक्ति एज अ कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो रहा है उसको एक लीगल डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसके अंदर उसको अपनी सारी डिटेल फिल करनी पड़ती है। कैसी डिटेल, कि कोई भी उसके ऊपर क्रिमिनल केस ना हो, सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग ना हो, ये चीज उसको डालनी पड़ती है कि उसके ऊपर है या नहीं।
उसके पास अपने क्या क्या एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उसके पास भी, और उसके फैमिली मेंबर्स के पास भी, ठीक है ना, कि उसके पास क्या प्रॉपर्टी है, क्या सारी चीजें हैं, सब पता होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है उसकी, वो सारी चीजें उसको उस फॉर्म में फिल करनी पड़ती है। वो फॉर्म मैं आपको इस वीडियो में साथ में अटैच करके जरूर दूंगी, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, तो आप देखें। देखिए ये अब जो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया बनाया ना, जो एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके भरवाया जाता है, ये जो फॉर्म है वो पब्लिक किया जाता है फिर, कि इस इंफॉर्मेशन को जो उन्होंने फिल किया फॉर्म में कोई भी देख सकता है, कोई भी जान सकता है कि उनके तरफ से जो एक तरीके से जो कैंडिडेट पार्टी ने नॉमिनेट किया है वो कैंडिडेट कौन है, क्या उसका बैकग्राउंड है, सारी चीजें पता लग जाती है पब्लिक को। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू वोटर्स को मिलती है, जिससे कि जो वोटर्स हैं वो अवेक हो जाते हैं, जान जाते हैं कि उनको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, किस कैंडिडेट के पास क्या इंफॉर्मेशन उसके बिहाफ पे उनको मिली है, ठीक है ना। तो उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे क्या है, जो कैंडिडेट्स हैं एक तरीके से उनको लेकर वोटर्स अपना डिसीजन तय करते हैं। क्लियर? तो ये टॉपिक आपके थे। अब ना एक चीज बहुत कॉमन है हमारे इंडिया में, आप देखते होंगे कि हर चीज के लिए क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, बट इलेक्शन में खड़े होने के लिए कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है। आप किसी भी जॉब के लिए भी जाते हो ना, तो वहां पे आपसे क्राइटेरिया मांगते हैं, लाइक आप 10th पास, 12th पास, BA, ग्रेजुएशन, ठीक है ना, मास्टर्स, इस तरीके की क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। यहां तक कि आप स्कूल में भी एडमिशन लेने जाते हो ना, नर्सरी के बाद, तो वहां पे भी देखा जाता है कि आपने अपनी लास्ट क्लास पास की है फिर नहीं की है। नेक्स्ट क्लास में आपको एडमिट नहीं किया जाता अगर आपने पिछली क्लास पास नहीं किया। बट हमारे इंडिया में इलेक्शन को लेकर कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है। बट आपको क्या लगता है कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? अगर हमारे इंडिया में क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रख दिया ना, तो हम आप ये मानकर चलिए कि अराउंड 80-90% जितने भी जो कैंडिडेट खड़े होते हैं ना इलेक्शन में, सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अधिकतर के पास तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उस तरीके की होती ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे एक नॉर्मल जोक भी चलता है कि जिसके पास कुछ नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, वो नेता बन जाता है। तो हमारे कंट्री में ऐसा है, बट ये आई थिंक कि उतना ज्यादा सुटेबल नहीं है। आपके पास एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, वो आपको एक बेटर तरीके से चीजों को हैंडल करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो ये दोनों टॉपिक थे जो आज की वीडियो से हमारे रिलेट करते थे। इससे आगे ये टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।